हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाबर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण। इसी से भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। इससे पहले हम सल्तनत काल की बात कर चुके हैं कि किस प्रकार भारत में दास वंश के द्वारा एक सल्तनत कालीन शासन की स्थापना हुई। सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसकी पराजय करके बाबर ने भारत में मंगोल सल्तनत की स्थापना की। बाबर का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो पानीपत का आक्रमण था, लेकिन इसके पूर्व उसने भारत पर 5 आक्रमण पहले कर चुका था। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो आपके बीए सेकेंड ईयर में चलता है। मैं डॉक्टर राजश्री आपको ये पेपर पढ़ा रही हूँ और इनमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बाबर की। तो इसके पहले हम बाबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना हमारे लिए सही रहेगा कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया में हुआ था। कहाँ? फरगना में। उनके जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो फरगना में शासक थे, छोटी सी रियासत के। इसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो अल्प आयु में ही अर्थात 11 वर्ष की उम्र में ही किसको शासक बनना पड़ा? आपके बाबर को, वहाँ का फरगना का शासक। उसकी जो कठिनाइयाँ थी बहुत अधिक ज़्यादा थी। वो कभी फरगना से बाद उसने समरकंद को विजय प्राप्त करने की इच्छा उसकी थी, क्योंकि वो अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ना फरगना रहा ना समरकंद रहा। उसके बाद उसने अपने काबुल में अपना भाग्य आजमाया और 1504 में उसने काबुल पर आक्रमण कर वहाँ विजय प्राप्त की। काबुल पर आक्रमण करने के बाद वह भारत पर भी आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि उस समय भारत की जो राजनीति थी वो भी उसके अनुकूल थी, और चूँकि वह एक साम्राज्य विस्तारक प्रवृत्ति का व्यक्ति था तो वह चाहता था कि उसका साम्राज्य विस्तार हो और भारत पर भी वह विजय प्राप्त कर सके। भारत पर विजय प्राप्त करने से पूर्व उसने उज्बेकों से तुलगुमा पद्धति सीखी, मंगोलों व अफगानों से व्यूह रचना, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग एवं अपने सजातीय तुर्कों से अश्वारोही सेना का संचालन उसने सीख लिया था। इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने से पहले ही जो बाबर था वो महत्वपूर्ण रूप से पारंगत हो चुका था, किसमें? युद्ध विद्या में। अब हम बात करेंगे कि बाबर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किए उसके क्या क्या कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण सबसे फर्स्ट पहले आता है वो है कि बाबर एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। दूसरा, बाबर भारत पर अपना पैतृक अधिकार मानता था, क्योंकि उसके वंशज तैमूर ने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार किया था तथा उसके प्रतिनिधि खिजर खान ने दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अतः बाबर अपने पूर्वजों के राज्य को हस्तगत करना चाहता था। थर्ड जो महत्वपूर्ण बात आती है वह है कि भारत की तत्कालीन राजनीति बाबर के अनुकूल थी। क्योंकि उस समय जो इब्राहिम लोदी था उसका जो चाचा था वो भी उसके विरुद्ध था। इसके अलावा जो दौलत खां लोदी था वो भी स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, और जो इब्राहिम लोदी था वो इतना योग्य नहीं था क्योंकि वो इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल सके। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इतिहासकारों के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण जो कारण बताया जाता था वह है कि वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1519 से लेकर 1525 तक भारत पर उसने अनेक आक्रमण किए, और ये पश्चिमी भारत तक सीमित थे। इसमें उसने बाजौर पर आक्रमण किया, बीरा पर आक्रमण किया, सियालकोट पर अधिकार किया, कंधार पर अधिकार किया, और इसके बाद इस प्रकार हम देखते हैं कि वो पंजाब तक के एरिया पर अपनी विजय प्राप्त कर चुका था। अब उसकी जो महत्वपूर्ण जो उसका जो युद्ध था वो किस में होने वाला था? वो पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्योंकि दौलत खां था वो भी भारत पर आक्रमण करने के लिए उसको आमंत्रित कर रहा था। दौलत खां चाहता था कि ये बाबर है वो उसकी सहायता करे और इब्राहिम लोदी को पराजित करे, और क्योंकि दौलत खां लोदी का ये मानना था कि अनेक मंगोल आक्रमणकारियों की भांति ही बाबर भी भारत में आक्रमण करने आएगा और यहाँ से विजय प्राप्त करके वापस चला जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टी थी। बाबर उनसे अलग था, वो भारत में ही आगे बस गया। अब हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध की। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पंजाब को अपने अधीन करने के बाद अब बाबर ने दिल्ली के सुल्तान
इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि जो उसको पता था कि अब मैं दिल्ली पर अधिकार करूँगा तभी मेरा जो साम्राज्य है वो थोड़ा क्या होगा, सुनिश्चित होगा और उसकी विजय निश्चित होगी। और उसने इब्राहिम लोदी की कमियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसने पानीपत की ओर जाने का निश्चय किया। बाबर ने अपनी सेना की रक्षात्मक व्यूह रचना की और 20 अप्रैल 1526 को अपने 4-5 हजार सैनिकों को रात के समय अफगान शिविर पर आक्रमण करने भेजा, किंतु अफगानों की सतर्कता के कारण यह आक्रमण विफल रहा। इब्राहिम ने समझा बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया है, इसीलिए 21 अप्रैल 1526 को सुबह इब्राहिम ने भी युद्ध आरंभ कर दिया। बाबर की सेना के दाएं एवं बाएं भाग में तुलगुमा दस्ते थे और बाबर स्वयं केंद्र में था। बाबर के पास पैदल और घुड़सवार सेना के अलावा तोपखाना भी था। अब बाबर ने, जब अफगानों ने बड़ी तीव्रता से मुगलों पर आक्रमण किया, लेकिन जो बाबर की पद्धति थी उससे क्या हुआ, उससे धीरे धीरे अफगान पराजित होने लगे। तोपखाने से गोली वर्षा हुई और दाएं बाएं से तीरों की बौछारों से अफगानों के हौसले पस्त हो गए और शाम होते होते बाबर की सेना पूर्णतः विजय हुई और इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया। अब बाबर ने हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा को क्रमशः आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा और सुल्तान के सुरक्षा खजाने को भी लूटना था। दिल्ली और आगरा भी अब बाबर के अधिकार में हो गए। उसके बाद 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और इस प्रकार जो भारतीय जो राजगद्दी थी, जो सुल्तनत के अधीन थी, वो अब मुगलों के अधीन आ गई। अब हम बात करेंगे इस युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों की। जब हम बात करते हैं कि पानीपत का जो युद्ध था, इसका एक महत्वपूर्ण जो परिणाम हुआ वो था कि दिल्ली सल्तनत के स्वरूप अब पूर्णतः बदल गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश की समाप्ति तथा मुगलों का क्या हुआ, अभ्युदय हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अब अफगानों के हाथ से निकलकर किसके हाथ में आ गई, मुगलों के हाथ में आ गई और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई। काबुल पर अधिकार होने के बाद भी बाबर की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ था, लेकिन जो ही वह दिल्ली और आगरा का स्वामी बना, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। अब उसकी भारत में और मध्य एशिया दोनों जगह बाबर की क्या हो गई, धाक जम गई। इस युद्ध के बाद भारत में कुछ पीढ़ियों तक योग्य शासकों का एक क्रम प्रारंभ हो गया तथा प्रशासनिक क्षेत्र में नए परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भी यह युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि भारत में मुगल सभ्यता और संस्कृति के समन्वय से वहाँ एक नवीन सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। ईरानी कला और भारतीय कला के संगम ने कला को नया आयाम प्रदान किया तथा ईरानी साहित्य के प्रभाव से यहाँ एक नवीन साहित्य का सृजन हुआ। अर्थात हम देखते हैं कि इस युद्ध के बाद न केवल राजनीतिक परिणाम अपितु सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिणाम आए। अब हम बात करेंगे बाबर की सफलता के कारणों की, या ऐसे कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय क्यों हुई या पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय क्यों हुई। जब हम बात करते हैं कि ये दोनों उस काल की व्यवस्थित स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर था। जहाँ तक सैन्य व्यवस्था एवं संचालन का प्रश्न है, बाबर इसमें अधिक कुशल था। तुलगुमा पद्धति द्वारा बाबर ने शत्रु सेना में भगदड़ उत्पन्न कर दी। सैन्य व्यवस्था में पैदल, घुड़सवार, तोपची, तीरंदाज और घूमने वाले दस्तों को उसने इस प्रकार जमाया था कि उसकी सैन्य प्रक्रिया एवं गति में एक दूसरे का सहयोग बना रहे और स्वयं भी सभी अंगों का समुचित निरीक्षण कर सके। इसके अलावा उसने एक ऐसे जगह स्थान को चुना, पानीपत को, जहां उसकी सेना तो सुरक्षित थी, लेकिन शत्रु के लिए वह जगह थी वो असुविधापूर्ण थी।
इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन सेना नायक था। विभिन्न दलीय अमीरों में एकता बनाए रखना और उन सभी में अनुशासन बनाए रखना इब्राहिम के लिए एक बड़ी समस्या थी। अफ़गान अमीर इब्राहिम की नीति से असंतुष्ट थे और उन्हें सुल्तान की विजय में कोई रुचि नहीं थी। हम देखते हैं कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने तो सुल्तान के विरुद्ध बाबर को आमंत्रित किया था। इसके अलावा जो सुल्तान का चाचा था आलम खां, वो भी बाबर के साथ था। इसके अलावा जब पंजाब में बाबर की विजय प्राप्त हुई तो अनेक अमीरों ने पानीपत के युद्ध से पहले ही बाबर को खूब बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी। इससे बाबर को स्पष्ट हो गया था कि जो इब्राहिम लोदी की स्थिति है वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए उसने भारत में विजय हासिल करना उसके लिए आसान हो गया। अफ़गान जो थे वो अपनी पुरानी पद्धति से मुकाबला कर रहे थे, इसीलिए उनकी पराजय क्या थी, निश्चित थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी एक अदूरदर्शी सेना नायक था। उसने कोई युद्ध की विशेष तैयारी नहीं की थी तथा काबुल व पंजाब से बाबर को जो रसद थी उसको काटने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि जो इब्राहिम लोदी थी यथार्थ अफ़गान सेना थी, वह तोप खाने के प्रयोग से परिचित थी, लेकिन उन्होंने तोप खाने को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और इसीलिए उनकी सेना तीरों से लड़ रही थी और तोप खाने के सामने वो बौनी साबित हुई। अतः ये स्पष्ट है कि अनेक जो कमियां रही इब्राहिम लोदी की तरफ से, वो उसकी पराजय की कारण बनी और जो बाबर था उसकी विजय का कारण बनी। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी रही हों, लेकिन इन सब के बाद बाबर विजय रहा और उसने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की और दिल्ली और आगरा में अधिकार कर लिया। और अब सल्तनत काल का अंत होता है और मुग़लों के रूप में एक नई सत्ता भारतीय राज पर राज करने के लिए अवतरित होती है। चूँकि पानीपत का युद्ध एक क्षेत्र विशेष पंजाब, दिल्ली और ये आगरा वाला एरिया ही उसके अधिकार में आया था। बाकी के जो राज्य थे वो अभी उसके स्वतंत्र थे, इसलिए इसके बाद भी बाबर को अनेक युद्ध लड़ने पड़े, जैसे खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। उसके बाद ही वह भारतीय विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर पाया। तो ये जो पानीपत का युद्ध था, ये भारतीय में राज्य स्थापित करने की एक शुरुआत थी, एक नींव रखी गई थी। उसके बाद जो उसने अन्य युद्ध लड़े, उसके बाद ही उसका राज्य भारत में सुरक्षित हो पाया। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम आगे वाले युद्धों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।